अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 के 3 लेक्चर्स पढ़ेंगे, 36 से लेके 38 तक, जो कि थर्मल फिजिक्स पर हैं। लेक्चर नंबर 36, थर्मल फिजिक्स। सबसे पहली बात आती है कि थर्मल क्या है। थर्मल वर्ड निकले थर्म से, और थर्म का मीनिंग होता है हीट। यानी ये जो 3 चैप्टर हैं, ये तीनों के तीनों हीट के बारे में है, यानी थर्मोडायनेमिक्स, हीट। हीट वाले जो, यानी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, क्या एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ हीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या हैं। इस किस्म की चीजें जो हैं वो हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Ancient view was that heat is colorless, weightless fluid which occupies no volume and has no smell, etc. ये एंशंट व्यू था, और इस सब्सटेंस का नाम जो कि उन्होंने इमेजिन किया हुआ था उसको फ्लोजिस्टोन कहते थे। was supposedly stored in objects and transferred बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यानी जो हीट हम कहते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, तो बेसिकली ये सोचा जाता था कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिजेक्ट दिस नोशन, यानी बहुत लंबा अरसा गुजरा इस नोशन को गलत साबित करने में। व्हाई इज इट रॉन्ग? बिकॉज हीट कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, whereas liquid keep their volume and cannot be created or destroyed। हीट हमें पता है ना, हीट क्रिएट कैसे की जाती है। दो अपने हाथों को रब करें आप। अब घर में भी एक इजी एक्सपेरिमेंट है, दोनों हैंड्स को आप रब करें। रब करते जाएंगे तो आपके हाथों में क्या होगी, हीट क्रिएट हो जाएगी। तो वो हीट किधर से आई? वो आपकी एनर्जी थी। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी थी जो आपने अपने हाथों पे लगाई, और वो एज अ रिजल्ट हाथ आपके गर्म हो गए। We are familiar with the initiative notion of temperature. We know that hotter things have higher temperature। यानी हॉट और कोल्ड हम कहते ही इस सेंस में है कि जो जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो कहते हैं होटर है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हम उनको कूलर या कोल्डर कहते हैं, या कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे। बट लेट अस ट्राई टू डिफाइन टेम्परेचर मोर रिग्रेसली। इन डायग्राम बिलो the three bodies A, B and C are in contact with each other after sufficient time pass। यानी काफी टाइम, कोई भी एस्टिमेटेड टाइम है वो गुजर गया है। वन थिंग विल बी कॉमन टू ऑल थ्री, और वो क्या होगी? टेम्परेचर। क्योंकि अब वो टेम्परेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आती है दो चीजें जो भी होती हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें जो होती हैं वो एक हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, तो तब तक जाता रहता है जब तक हायर और लोअर का एक जैसा नहीं हो जाता। A quantity that can be called temperature। Now let us understand heat। हीट क्या है? हीट इज एनर्जी। कोई चीज जो मैंने आपको कहा हीट एनर्जी है। जैसे आप अपने हाथ अगर रब करेंगे, आप अपनी मसल्स की एनर्जी जो है हैंड्स को दे रहे हैं, और हैंड्स आपको हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। बट इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी। इट इज दैट एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ सिस्टम at high temperature to a system at low temperature। So, stated in a slightly different way, heat is the flow of internal energy due to temperature difference। internal energy जो है, यानी जैसे हमने हैंड रब किए हैं तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी थी वो इसका फ्लो हुई। Note that we do not have to know about atoms, molecule, and internal composition of body to be able to define heat। All that will come later। नाउ नेक्स्ट टर्म, द टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने अभी आपको पिछले में कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि हायर से लोअर की तरफ टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब वो जो स्टेट आ गई है, अब दोनों के टेम्परेचर पहले वाले नहीं रहे। अब उस स्टेट पे जो टेम्परेचर होगा हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर है, और क्या है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। The thermal equilibrium is extremely important to our understanding of heat। If some objects, say a glass of water placed in the open atmosphere, are put in thermal contact with, there is no heat exchange, then we say that the objects are in thermal equilibrium. So if the glass water is hot or cold initially, after some sufficient time passes, it will be in thermal equilibrium and it will neither receive
nor lose heat to the atmosphere। यानी मतलब अगर ठंडा है गिलास तो वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, गर्म है और बाहर कोल्डर टेम्परेचर है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो मजीद ठंडा या गर्म नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो जो ग्लास वाटर है वो अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। We have an initiative understanding of temperature, but how do we measure it? यानी हम इसको मेजर कैसे करते हैं? आंसर बाय लुकिंग एट सम फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद द टेम्परेचर चेंज। यानी कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम देखते हैं कि वो कैसे चेंज हो रही है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन द टेम्परेचर राइजेस most things expand, the electrical resistance changes, some things change color etc. These are called thermometric properties। इनके जरिए हम चेक करते हैं। जैसे हम पानी वगैरह का, ये लिक्विड्स का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं केमिकल लैब में, या हम अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो क्या होता है वो थर्मामीटर में मर्करी फिल हुआ होता है। मर्करी क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है टेम्परेचर डिफरेंस के लिहाज से, तो हम उसकी एक्सपेंशन की रीडिंग नोट कर लेते हैं। इससे हम अपना या किसी भी मटेरियल का, ये मतलब जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। Let's take a practical example, the constant volume gas thermometer. Here the reference level is kept fixed by raising or lowering the tube on the right side. The tube below is made of rubber or some flexible material. ये किसी flexible material की बनी होती है। So the glass volume is fixed. The gas pressure is rho gh, and so the pressure is known for measuring H। क्योंकि रो भी जी तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, रो जो है वो भी कांस्टेंट होता है हर मटेरियल का अपना। तो हमारे पास हमने एज मेजर करना होता है और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। To find the temperature of a substance, the flask is placed in thermal contact with the substance. The temperature is high, the pressure is large। From the graph pressure versus temperature, you can easily read of the temperature। यानी ये क्या है, टेम्परेचर कितना है वो यहाँ से रीड हो सकता है। Note that we are using two fixed point which we call 0 degree and 100 degree Celsius. This is called centigrade scale. And the two fixed point correspond to the freezing and boiling point of the water. There is a temperature below which it is not possible to go। यानी एक टेम्परेचर है, एक रीडिंग है, उससे मजीद नीचे हम नहीं जा सकते। In other words, if you cool and cool, there comes a point after which you cannot cool anymore। यानी उससे नीचे आप किसी चीज को ठंडा नहीं कर सकते। How do we know this? Take different gases and plot how their pressure changes as you cool them down। You can see from the graph। यानी ये डिफरेंट गैसेस हैं, कोई तीन नहीं है, और हमने इनको ठंडा किया, मैक्सिमम जितना हम ठंडा कर सकते हैं वो एक पॉइंट पे आती है। You can see from the graph that all the lines when drawn backward meet exactly at one point। This point is absolute zero of temperature and lies at about minus 273.15 degree। This is called 0 degree Kelvin या 0 Kelvin। टेम्परेचर स्केल्स, तीन टेम्परेचर स्केल होते हैं, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और फॉरेनहाइट होता है। If you had been born 300 years ago and you have discovered a reliable way to tell different level of hotness, or maybe today we will be temperature scale named after you. The relation between centigrade, Fahrenheit, Kelvin scale illustrated to your height। You can see that absolute zero correspond to minus 4 degree। ये थोड़ी सी गलती है, -460 डिग्री फॉरेनहाइट यहाँ आना है। ये देखें, फॉरेनहाइट स्केल है, क्योंकि केल्विन स्केल पे तो जीरो को ही हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और ये -273.16 होता है डिग्री सेल्सियस। The Kelvin scale is the most suited for scientific purpose, and you should be careful to use this in all heat related calculations। ये कन्वर्जन फार्मूलाज हैं, ये आप इनकी डेरिवेशन और ये सारा कुछ
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी हूँ। हाउ हॉट इज हॉट एंड हाउ कोल्ड इज कोल्ड, यानी गर्म कितना गर्म है, ठंडा मेरे साइंटिस्ट से समथिंग इज लार्ज स्मॉल इज ऑलवेज रिलेटिव टू समथिंग, यानी किसी की हिसाब से कह रहे हैं ये चीज इसके लिहाज से ज्यादा है, ये चीज इसके लिहाज से कम है। तो अगर हम हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट की बात करते हैं तो वो भी रिलेटिव टू सम अदर मटेरियल होता है, कि ये मटेरियल इस मटेरियल की निस्बत ज्यादा गर्म है या इस मटेरियल की निस्बत ज्यादा ठंडा है। The hottest thing ever was the universe when it just came into existence, यानी बिग बैंग के टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जब एक्सपेंड मतलब एक्सप्लोड हुआ था और ये हमारा सोलर सिस्टम बना था, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर उस चीज का था। The surface of the sun is not so hot, only 5500 Kelvin. Copper melts around 1000 Kelvin. Water turns to steam at 373 Kelvin. If you cool further, then all the gases start solidify. The lowest temperature that has ever been achieved is 10 is minus 7 Kelvin, which is the 1/10 of 1 millionth of 1 degree. Why not still lower? We shall later why this is not possible. नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू रब योर हैंड्स, वही चीज जो मैं आपको पहले से कह रही हूँ वही यहाँ एग्जांपल में लिखी हुई है, दे गेट हॉट। क्या होता है कि हमारी मसल्स की एनर्जी या हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है, हीट में कन्वर्ट होगी। मैकेनिकल वर्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हीट। द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट दिस साइंटिफिकली वाज जॉल, साइंटिस्ट था जॉल, जिसके नाम पे आपने एनर्जी का यूनिट भी जॉल पढ़ा होगा। उसने ये चीज पहले इन्वेस्टिगेट की थी। In the experiment below, a allowed weight to drop. This turned a pedal that stripped up the water and caused the temperature to rise. The water goes hotter if the weight was released from a greater height. Joule established the units of mechanical equivalent of heat. The units we use today are 1 calorie is equal raises the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 calorie is equal to 4.186 joule. 1 kilocalorie is equal to 1000 calorie. Remember also joule is the unit of work. When a force of 1 Newton acts through a distance of 1 meter, the work done is 1 joule. आगे है थर्मल एक्सपेंशंस। आपने थर्मल एक्सपेंशन पहले भी पढ़ी हुई है कि लीनियरली भी होती है, वॉल्यूमेट्रिकली भी होती है। क्योंकि जब हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट में कोल्डर भी आ जाता है और हॉटर भी आ जाता है। यानी जैसे सर्दियां होती हैं ये सुकड़ना शुरू हो जाती है चीजें, और जब गर्मियां होती हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो एक हर मटेरियल का डिफरेंट होता है कि कितना उसने एक्सपैंड करना है। ये जितने भी साइंटिस्ट मतलब जो रेलवे ट्रैक्स और ये जो पुल्स होते हैं, ये जो ब्रिजेस हैं, और ये घरों में इवन अगर आप जो इंजीनियर्स वगैरह से घर बनवाते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी सरिया या जो भी मटेरियल यूज हो रहा होता है उसको टेम्परेचर जितना मैक्सिमम जा सकता है किसी कंट्री का, किसी एरिया का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो कितना एक्सपेंड हो सकता है और कितना ही वो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें गैप छोड़े जाते हैं। ये चीजें आपने बायोमेटल स्ट्रिप एक्सेट्रा ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो वही हम थर्मल एक्सपेंशन को यहाँ जरा सा पढ़ेंगे। लेट्स नाउ कंसिडर वन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ हीट। मोस्ट थिंग्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड। ऑफ कोर्स आवर वर्ल्ड इज three dimensional, but if there is a thin road, then the most visible effect of heating is in that the road increases in length। यानी दूसरी भी इंक्रीज होती हैं डायमेंशन पर, वो क्योंकि उसकी विड्थ वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है तो इतनी नोटिसेबल नहीं होती। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन मैट्रिक और इंटर की बुक में दी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। अल्फा जो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग होता है लीनियर एक्सपेंशन के लिए, और जो बीटा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए होता है। ये दोनों की कैलकुलेशन वहाँ पे मौजूद है, आपने अगर देखनी है तो। इसी तरह ये जो रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा
ये यहाँ इन्होंने जरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये इसको क्यूब लेके देख लिया है, और क्यूब में वॉल्यूम आ जाता है, तो इसलिए यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये फार्मूला भी है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। We can use the fact that different material expand at different rates to make thermostats. For example, you need a thermostat to prevent an electric iron from getting too hot, uh, or a refrigerator from getting टू कोल्ड। दोनों में क्या होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। आपने देखा होगा जब आप कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो एक टाइम के बाद इस्त्री की लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। जबकि मतलब आप ये देखेंगे कि पीछे से इस्त्री का कनेक्शन तो नहीं हिलेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो क्या होता है, वो जब एक जितना आपने उसको रखा है 4 पे 5 पे 6 पे, जब उस लेवल पे वो पहुंच जाता है, मैक्सिमम वो लेवल अटेन हो जाता है, तो वो अपने आप को थोड़ी देर क्या करता है, रोक लेता है, पीछे से अपना कनेक्शन बंद कर देता है, ताकि वो मजीद जो है हीट अप ना हो जाए। जब उसे लगता है कि उसका टेम्परेचर डाउन होने लगा है, वो ऑटोमेटिकली दोबारा कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह यही प्रोसीजर फ्रिज में भी होता है, कि वो जब ज्यादा एक रेंज के अकॉर्डिंग ठंडा हो गया है, अंदर से टेम्परेचर कम कर दिया है, इससे ज्यादा टेम्परेचर कम होने लगे तो वो अपने आप को रोक लेता है। तो इस तरह ये जो एक्सपेंशन हैं ये काम आती है जो। In the diagram below, one metal is bonded to another. They expand together. One expand less, and the other, and the shape is distorted. This breaks off a surface. ये बायोमेटालिक स्ट्रिप आपने पहले भी पढ़ी होंगी। वाटर बिहेव स्ट्रेंजली फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी कुछ टेम्परेचर पे पानी का बिहेवियर थोड़ा सा, इट कंट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड। इसके हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये कंट्रैक्शन होती है। लुक ऑन द ग्राफ बिटवीन 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस, इट exhibits strange or anomalous behavior. The reason is complicated and has to do with the molecular structure of water. If the water behaved normally, it would be very bad for a fish in the winter because they rely upon the bottom of the lake or sea to remain liquid, even though the surface is frozen. Now next, heat capacity। हर बॉडी की एक हीट कैपेसिटी होती है कि कितनी वो बॉडी जो है इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस आ सकता है। वी डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी एज C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T, where delta T is the increase in temperature when an amount of heat Q is added to the body. Heat capacity is always positive. Q and delta T have the same sign. The larger the heat capacity, the smaller is the change in the body's temperature when fixed amount of heat is added. In general, Q is equal to MC delta T. Net Q is equal to heat added, M is equal to mass, C is equal to specific heat, and delta T is a change in temperature. Water has very large specific heat capacity. C is equal to 1 calorie per degree gram. This means it takes 1 calorie to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius in joules per kilogram. This is the same as 4186. In the table, your specific heat in the table are the specific heat of various common material. You can see the metal have small c, which means that the relative मतलब हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कितना वो टेम्परेचर चेंज आ सकता है आसानी से या मुश्किल से। जितनी ज्यादा किसी की हीट कैपेसिटी होगी उसका टेम्परेचर चेंज करना ज्यादा मुश्किल होगा, और जितनी कम होगी उतना उसका टेम्परेचर चेंज करना आसान होता है। This This opposite is true of water. Note also that steam and ice have smaller degrees Celsius than water. This shows that knowing the chemical composition is not enough. आगे ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसने कहा है 0.5 kg ब्लॉक है मेटल का, उसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और उसका कंटेनर का भी वेट दिया हुआ है, एक और टेम्परेचर दिया हुआ है। और आपने क्या करना है कि इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जस्ट, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो, क्यू ब्लॉक का, क्यू वाटर का, ये फिर अपने कहना है कि दोनों के सेम है।
तो इसमें वैल्यूज ये जो है ये दोनों साइड पे अगर अलग अलग रखें या कह लें एक साइड पे ले आए तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसमें जैसा आपने पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। When lifting a देगची फ्रॉम अ स्टोव, देगची ये जो यानी घर में आप चूल्हे से अगर देगची को उठा रहे हैं, यू वुड बी वाइज टू यूज अ क्लॉथ, यानी कि कपड़ा पकड़ेंगे वरना क्या होंगे आपके हाथ जल जाएंगे। वाई? बिकॉज मेटल ट्रांसफर और कंडक्ट हीट इजीली वेयर एज cloth does not. Scientifically, we define conductivity using experiments and apparatus similar to the following. और यहाँ पे भी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा हीट का, वो डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर आप ये फार्मूले का प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैट्रिक या इंटर की बुक से देख सकते हैं कि कैसे ये फार्मूले का सॉरी प्रूफ क्या डेरिवेशन देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। Conduction is one possible way by which heat is transferred from one portion of a system to another. It does not involve physical transport of particles. However, there is another way by which heat can be transferred. क्या है वो? convection होता है और radiation भी होता है। In convection, heat is carried by a moving fluid. So when you heat a pot of water, molecules at the bottom move up and the ones at the top come down. ये इस तरह होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक कि सारे का सारा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए। इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। द वाटर हैज द करंट इनसाइड इट एंड दैट ट्रांसफर हीट। Another mechanical mechanism for transferring heat is through radiation. We have already talked about this while discussing black body radiation and the Stephen Boltzmann law, यानी उस चैप्टर में इसके फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं। Now next chapter on thermal physics, yani thermodynamics. Let us agree to call whatever we are studying the system. जो भी हम पढ़ रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि system है। The state of which this system is specified by giving its pressure, volume and temperature, etc. यानी तीन जो functions हैं उसको हम study करेंगे। There are called These are called thermodynamic variable. The relation between these variables are called equation of state. This equation relates P, V, T. So for P फंक्शन को ये कह लिए F जो है वो फंक्शन है V एंड T का, V जो है वो P और D का, यानी P प्रेशर है, T टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है। मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो क्या है एक चीज बाकी दो के का फंक्शन है। फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एन के वी टी। यहाँ के वी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये इसी तरह एक और इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है। Here n is the number of molecules in the gas, T is the temperature of degree Kelvin and kV is called Boltzmann constant. This equation of state is easy to derive, although I shall not do it here. यानी आप इसकी डेरिवेशन आप पहले से पढ़ चुके हैं, अगर आपने देखनी है तो आप अपनी इंटर की बुक से देख सकते हैं। In principle, it is possible to mathematically derive the equation of state from underlying properties of the atoms and molecules in the system. In practice, however, this is very difficult task, except for ideal gas. However, equation of state can be discovered experimentally. Next point है thermodynamics. Thermodynamics is the study of heat and how it flows. ये फिजिक्स की ब्रांच है कि इसमें कि हीट गैस है क्या और कैसे फ्लो करती है इसके बारे में बताइए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या है? इज एक्चुअली जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट दैट heat is a form of energy and of course energy is always conserved. Mathematically, the first law state delta E is equal to delta Q plus delta W, where E is equal to internal energy of the system, Q is heat transfer to the system from the surrounding, and W is equal to work done on the system by the surrounding. In words, what the above formula says is this: if you do an amount of work delta W and also transfer an amount of heat delta Q, then the sum of these quantities will be additional amount of energy delta E that is stored in the system. These could be nothing simpler. Note delta Q and delta W are positive if heat is added or work is done on a system, and negative if the heat is removed from the system and if the system does not does work on the environment.
आगे नेक्स्ट है वर्क एंड हीट आर पाथ वेरिएबल्स, their values depend on steps leading from one state to another। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं जब, तो उसके ऊपर में ये डिपेंड करता है। टू गिव एन ऑब्वियस एग्जांपल, सपोज यू ड्रैग अ heavy box on the floor in a straight line from point A to point B, and then in a very roundabout way from A to B again. Obviously, the work done by you will be very different. On the other hand, the internal energy does not depend upon the path. Example, a gas has internal energy proportional to its temperature. It makes no difference whether the gas had been slowly heated or rapidly. It will have the same internal energy. Since the internal energy does not depend upon the path, we can write integral state 1 to state 2 dE is equal to E2 minus E1 is equal to delta E. Let us calculate the work done by expanding gas. In the diagram below, suppose the piston moves out by distance delta x dx, then the work done is the W is equal to F dx, where F is the force exerted on the gas, but F is equal to PEA is equal to minus P external to A. The minus sign is important to understand. Remember that the force exerted by gas on the piston is negative of the force that piston exert on gas. So dW is equal to F dx is equal to minus P external into A into delta dx is equal to minus P external dV. The work done by the expanding gas is W is equal to minus integral V1 to V2 P external dV, where V1 and V2 are the initial and final volumes. Note that work done W depends on the path. Let's consider three different paths. Suppose the gas expand into vacuum, P external is equal to 0, then W is equal to 0. So if in the figure below the values valve is open, the gas will flow into vacuum without doing। यानी valve open कर दिया, इधर से इधर आसानी से flow होगा। अब second में क्या है? Shows that pressure outside has some constant value, then W is equal to P external into V2 minus V1, or W is equal to P external delta V. You can see this is just the area of rectangle below. We can also let the gas expand, so the internal and external pressure are almost same. This is called reversible expansion. Then the work done on the system is dW is equal to minus P external dV. Using PV is equal to NKVT gives W is equal to minus integral V1 to V2 and KVT over V into dV is equal to minus NKVT into ln of V2 minus ln of V1 is equal to minus NKVT ln of V2 over V1. Of course, the work done by gas as it expands is positive since V2 is larger than V1. Remember that log function is positive if the argument is bigger than 1. Next, internal energy. इंटरनल एनर्जी क्या है? वो गैस की डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एंड इट कंटेन्स ऑन द टेम्परेचर। और ये चीज E इज इक्वल टू 3/2 NKBT, ये आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स में ये चीजें सारी पढ़ी होंगी। इन प्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इट डज नॉट डू एनी वर्क इन दिस केस, द इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जीज आर इक्वल, EF is equal to EF. Imagine that a substance is heated while keeping its volume constant. Obviously, you have to supply more heat as you raise the temperature higher. Delta QV is equal to CV delta T, where CV is given the name specific heat at constant volume. No work done since there is no expansion. Delta W is equal to 0. Hence, using the first law, delta QV is equal to delta E plus delta W is equal to delta E. So delta E is equal to CV delta T. Now next point. Now take same system as above but allow it to expand at constant pressure as it is heated. Then you will have to supply an amount of heat
delta QP is equal to CP delta T. Here CP is called specific heat at constant pressure. Delta QP is equal to delta E plus delta W is equal to delta E plus PdV. Hence, Cp delta T is equal to delta U plus PdV. If we supply only a small amount of heat, then Cp dt is equal to du plus PdV. This gives Cp dt is equal to Cv dt plus PdV. If we consider the special case of an ideal gas, PV is equal to NkBT, hence PdV is equal to NkB dt, and Cp dt is equal to Cv dt plus Nkb dt, and Cp is equal to Cv plus Nkb. Since the internal energy E is equal to 3 by 2 Nkbt, it follows that Cv is equal to du over dt is equal to 3 by 2 Nkb. From this, specific heat at a constant pressure is Cp is equal to 3 by 2 Nkb plus Nkb is equal to 5 by 2 Nkb. From the equation, Cp is equal to Cv plus Nkb. It follows that Nkb over Cv is equal to Cp minus Cv over Cv. Let us define a new symbol. Cp over Cv is equal to gamma. We can find equation of state of an ideal gas by ideal gas when it expand without losing any heat. यानी उसमें का टेम्परेचर जो है बाहर नहीं जा रहा. This is called adiabatic expansion. In this case, dq is equal to de plus dw is equal to 0. Hence, cv dt plus pdv is equal to 0. Or cv dt plus nkbd kbt dv over d is equal to 0. Dividing by dt gives dt over t plus nk kb cv dv over v, or dt over t plus into gamma minus 1 dv over dv over v is equal to 0. Integrating this, ln of t plus gamma minus 1 into ln of v is equal to constant. Equivalently, ln of tv gamma minus 1 is equal to constant. A more convenient form is tv power gamma minus 1 constant. This solve for entire एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इसकी कंप्लीट थोड़ी थोड़ी अच्छे से डिटेल जो है आपने देखनी हो तो किसी भी अच्छी थर्मोडायनामिक की बुक से पढ़ सकते हैं. Almost nothing beats the importance of second law of thermodynamics. Second law क्या कहता है? There are many equivalent ways of stating it. The one I like is there can be no process whose only final result is transfer thermal energy from a cooler object to hotter object. यानी टेम्परेचर कम से ज्यादा की तरफ नहीं जा सकता. दिस सीम एक्सट्रीमली सिंपल एंड ऑलमोस्ट यूजलेस, बट इन फैक्ट इट टेल्स यू among other things that no perpetual motion machine such as which generates electricity without any fuel input can ever be built. If someone could build such a machine, then it could also be used to transfer heat from a cold object to hot object, a contradiction with the second law. Before consider some implication of the second law, I want to introduce the concept of thermal reservoir. Suppose you put a thermostat in your mouth, you will be transfer a small amount of heat to the thermometer. Because your body is so big, this will make no measurable difference to your body temperature. Your body, therefore, a thermal reservoir as far as the thermometer is concerned. More generally, any large mass of material will act as a thermal reservoir, यानी जिसका टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट हो, इतनी जल्दी चेंज ना हो सकता. If it is at constant temperature, a heat engine operates between reservoir at two different temperatures. A heat engine works between a high temperature TH and a low temperature TC. It absorbs heat Q in H from the hot reservoir and rejects a heat Q out C into cold reservoir. H hot reservoir से है, C cold reservoir से in और out कि वो absorb हो रहा है और out बाहर जा रहा है. Since the internal energy of the engine does not change, delta U is equal to 0. The first law is simply Q is equal to delta U plus W is equal to W. The work done by engine is W is equal to Q in minus Q out. Now
Define the efficiency of the machine as E is equal to work done by engine over heat put in, W over Q. Then Q in minus Q out over Q in. 1 minus Q out over Q in. Now heat that is transferred out or into the reservoir is proportional to its absolute temperature. Hence, we arrive at the important result that efficiency is equal to 1 minus Tc over Th. This number is always less than 1, showing that no machine can convert all input in heat into useful work. As example, as an example, a nuclear reactor has temperature 300 degrees Celsius at the core and reject heat into river at 30 degrees Celsius. The maximum efficiency it can have is 1 minus, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज जो है वो करके देखें। अब ये जो 273 हट के ये क्या किया हमने, इसको केल्विन में चेंज किया। अब केल्विन में चेंज करके इसकी कोई रीडिंग आई, उसको 1 में माइनस किया है, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आई है 0.47, ये इसकी एफिशिएंसी है। A refrigerator is a heat engine working in reverse. रिवर्स मीन इसमें हमने वर्क डन कर रहे होते हैं कि वो अंदर क्या कर रहा है, बाहर हॉट सराउंडिंग है और नेचुरली हॉट से कोल्ड की तरफ टेम्परेचर, और हम क्या करें फ्रिज के अंदर या कह लें रूम के अगर एसी लगा तो कमरे के अंदर टेम्परेचर हमने ठंडा करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लगाते हैं और कमरे की हीट को बाहर की तरफ लेके जाते हैं। Work is done to pump heat from a cold reservoir to the hot exterior. The second law can be shown to imply the following. It is impossible for a refrigerator to produce no other effect than a transfer of thermal energy from a cold object to hot. Again, the efficiency of refrigerator is always less than 1. यानी मुकम्मल तौर पे वो बहुत अच्छा एफिशिएंसी कोई भी नहीं होता। 100% एफिशिएंसी कभी किसी इंजन की नहीं होती। थर्मल फिजिक्स 3, चैप्टर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 38। प्रीवियस तो जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने जस्ट कहा है एनर्जी है फॉर्म, हीट जो है एनर्जी की फॉर्म है और गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। अब उसकी इंटरनली क्या हो रहा है, वो एटम्स की चेंजिंग की है, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Heat as a form of energy that flows from a hot to cold body. I made no mention on the fact that all matter is made up of atoms and molecules. The notion of heat would exist even if did not know this, but modern understanding of heat, यानी टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ये चीज हम वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मॉडर्नली असल में क्या हो रहा है तो वो एटॉमिक लेवल पे जाके बात होती है। Heat is that it is random kinetic energy of atoms. So, for example, difference between a cold and hot gas is illustrated. जब टेम्परेचर कम होता है इतनी ज्यादा तेजी से मोशन नहीं होती होती रैंडम ही मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन जब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उतना ही वो क्या होता है, तेजी तेजी से मूव करना शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा रैंडम मूव मोशन होता है। द स्टडी ऑफ हीट कंसिडरिंग arising from random motion on the basis of constituent of matter is an area of physics called statistical mechanics. Its goal is the understanding and prediction of macroscopic phenomena. यानी माइक्रोस्कोपिक क्या है कि हाँ, आम जो हमें नजर आ रहा है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर चेंजिंग आनी है। द कैलकुलेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज from the properties of individual molecule. Temperature is the average energy related to speed of atom in an object. The heat is the amount of energy transferred from one object to another. Imagine a gas so dilute, बहुत ज्यादा dilute है, दैट एटम्स रियली कोलाइड विद ईच अदर। अब एटम एक दूसरे से इतना कोई कोलाइड ही नहीं कर रही, ज़्यादा जितना ज्यादा क्लोजर होंगे उतने ही क्लियर होंगे। That is called an ideal gas. We can readily understand why the pressure is directly proportional to temperature for a gas confined to a box. Increasing the temperature T makes gas molecule move faster, striking the walls of the container harder and more of them, thus giving an increase in pressure. Pressure is directly proportional to temperature. On the other hand,
For an ideal gas at constant pressure, the volume is directly proportional to temperature. V directly proportional to T. So as the air is in a balloon is heated up, its volume will increase in direct proportion because of impact of atom on balloon walls. Note that this is where the absolute Kelvin scale comes from. At 0 degrees Celsius. An ideal gas would have zero volume because the atom would not be moving और ये attainable नहीं है. Pressure is related to outward force per unit area exerted by gas on the container walls. Newton's second law is F is equal to delta P over delta T. Here delta P is to be understood as the momentum destroyed in time delta T. Using this, we can do a little calculation to find pressure in an ideal gas. Suppose there are n atoms in a box of volume and the average speed of an atom is acceleration is dx. By symmetry, half are moving in plus एक्स मतलब एक पॉजिटिव एक्सेसिस पे भी मूव कर रहे हैं और नेगेटिव एक्सेसिस पे भी। तो हमने सिमेट्रिकली क्या किया कि आधे उधर जा रहे हैं आधे उधर जा रहे हैं। सो द नंबर ऑफ एटम दैट हिट इन द वॉल इज टाइम डेल्टा टी। तो फिर ये क्या होगा, हाफ होंगे एक डायरेक्शन में, तो इसलिए n/2 1/v vx डेल्टा टी ए कर लिया। हेंस द चेंज इन मोमेंटम इज, तो ये यहाँ पे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट प्रेशर भी, इसके अंदर वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया आंसर। लेट अस रिटर्न टू आवर इनिशिएटिव understanding of heat as random energy of small particle. Now half mvx square average की kinetic energy है, is the average kinetic energy of particle on account of its motion in the x direction. This will be greater for higher temperature. यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो राइट इन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा वो के बी। ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो वी इमीडिएटली get P is equal to NKBT. The equation of weight by ideal gas, dilute, no chlorine. No, now there is nothing special about particular direction. हर डायरेक्शन में क्या होता है, ये मूव कर रही होती है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जी एक्सिस में भी। तो ये तीनों बराबर, देयरफॉर एवरेज टोटल वेलोसिटी इज क्या होगी, वो तीनों की बराबर आ जाएगी। सो द total average kinetic energy of one atom is kV is equal to K, मतलब 3/2 kBT, and the energy of the entire gas is equal to 3/2 and kBT. From this mean scale of atom in a gas temperature is V square, मतलब mean scale जो है वो 3 kB T और M ये आ जाएगा। Now next point, heat, which is random kinetic energy cause change of phase in matter. Water molecules attract each other, but if water is heated, then they can escape and water becomes steam. यानी वो अपनी जगह से मूव करेंगे। और क्या है, if steam is heated, the water molecules break up and water becomes separated hydrogen and oxygen atom. अब क्या है, गैस पे आ जाए। If a gas of atom gets hot enough, then the atoms collide so violently that they lose electrons, ionize हो जाते हैं। अब फर्दर क्या है, उसमें हीट दी जा रही है। मोर हीट such as inside the core of a star will break up atomic nuclei into protons and neutrons. Evaporation, ये क्या होता है कि हमने हीट दी और वो अपनी सरफेस के ऊपर से मॉलिक्यूल्स जो हैं escape कर दी। If you leave water in glass and it is no longer there after some time, why? Water molecule with high enough kinetic energy can break free from the water and escape. But how does the water molecule get enough energy to escape? This comes from the random intermolecular collision, such as illustrated below. Two molecules collide and one slows down while the other speeds up. The faster molecule might escape the water surface. Heat needs to supply to cause change of phase. To melt a solid, यानी एक सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करना, हीट प्रोवाइड। तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर जाके एक
सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये वही इस टेम्परेचर पे ही लिक्विड सॉलिड में और सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। वी मस्ट हैव supplied the latent heat of fusion LF for unit mass of the solid. For mass M, we must supply an amount of heat Q is equal to mLF to overcome the attraction between molecules. No temperature change occur in the melting. यानी तब तक जब तक सारा का सारा मटेरियल मेल्ट ना हो जाए, या अगर लिक्विड है तो सब सारा का सारा सॉलिड में ना चला जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टू वेपराइज अ सब्सटेंस, यानी गैस को वेपर में तो कन्वर्ट करना है, वी मस्ट सॉरी मतलब एक लिक्विड जो है उसको गैस में या गैस को लिक्विड में चेंज करना है, तो वो जो टेम्परेचर होता है जिसमें ये चेंजिंग होती है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर ही सॉलिड वो सॉरी लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में चेंज होती है। वी मस्ट सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी फॉर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, और मास एम वी मस्ट सप्लाई एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज इक्वल टू एम एल बी। नो टेम्परेचर चेंज occurs in the vaporization. To raise the temperature of a substance, we must supply the heat, specific heat C for unit of mass of the substance by 1 degree Kelvin. To change the temperature of mass M by delta T, you must supply heat Q is equal to mc delta T. In the above diagram, यानी ये वाली diagram जो बनाई है, you will see that what happens in the ice is heated. यहाँ देखें आइस है, उसको हीट दी जा रही है, वो पानी बन रहा है, पानी बन रहा है, पानी बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी बन रहा है। फिर अब फर्दर पानी को गर्म किया है तो वो क्या है, सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है, सारा के सारा क्या हो गया, वेपराइज हो गया। The amount of heat needed is indicated as well. Note that no change of temperature happens until the phase change is completed. यानी सारा का सारा जब तक बर्फ पानी में नहीं कन्वर्ट हुई तब तक टेम्परेचर सेम रहा है, और जब तक सारे का सारा ये इसमें नहीं ट्रांसफर हुआ तब भी टेम्परेचर सेम रहता है। The same physical situation is presented to the right as well, with the temperature is plotted against Q. A very important concept is that of entropy. Entropy क्या है? Entropy, it was first introduced in the context of thermodynamics. Then when the statistical nature of heat become clear a century later, it was understood in very different terms, यानी different चीजों की different entropy आने लगी। Let us begin with thermodynamics. Suppose the system is at temperature T and a small amount of heat delta Q is added to it. And then the small heat increase in entropy of the system is Ts is equal to dQ over T. What if we keep adding little bits of heat? Then the temperature of the system will change by a finite amount. And the temperature is and the change in entropy is so by adding up all the small changing delta is equal to integral T1 to T2 dQ by T, dQ by D. Now let's work out how much entropy changes from when we add heat delta Q to an ideal system. From the first law, dQ is equal to du plus dW is equal to du plus pdV is equal to cv dt plus nkbt dV by V. The entropy changes Ts is equal to dQ by dt. इसमें वैल्यू पुट करें और ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। Note that the entropy increases if we heat a gas. ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो, और अगर एंट्रोपी चेंज होगी जब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंज। इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। We interpret entropy as a degree of disorder. A gas with all atoms at rest is considered order, while a hot gas having atom buzzing around in all directions is more disordered and has greater entropy. Similarly, as in the above example, when gas expands occupies greater volume, it becomes even more disordered and the entropy increases. We always talk about average, but how do you define mathematically? Take example of cars moving along a road at different speeds. Call n vi, the number of cars with speed vi, then n is equal to summation I n into vi is the total number of cars and every speed is
ये मतलब हमने प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स में, वो यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी आप यहाँ पे ये चैप्टर एंड होते हैं तीनों। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।